नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की किताब सामाजिक विज्ञान की किताब सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 5वां पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है औरतों ने बदली दुनिया। औरतों ने बदली दुनिया। देखिए, सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के बाद यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है। हमने ये भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम ये भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्न के बारे में संक्षेप में जानेंगे। देखिए, इस पेज में आपको क्या करना है। एक किसान है, उस किसान का बनाना है चित्र। इसमें बनाना है एक मिल मजदूर का चित्र, इसमें बनाना है एक नर्स का चित्र, इसमें बनाना है एक वैज्ञानिक का चित्र, इसमें बनाना है एक पायलट का चित्र और इसमें एक बनाना है शिक्षक का चित्र। उसके बाद में ये सारणी दी हुई है कि कुछ शिक्षक है, पुरुष है तो पुरुष का चित्र बनाना है, महिला है तो महिला का चित्र बनाना है, किसान पुरुष है तो पुरुष का चित्र, महिला है तो महिला का चित्र बनाना। इस प्रकार मिल मजदूर, नर्स, वैज्ञानिक, पायलट, पुरुष महिला दोनों के चित्र बनाने हैं। देखिए, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, ये दो महिलाएं खेत में काम कर रही है। गन्ने की मक्का की फसल काट रही। देखो, ये मक्खियाँ दिख रहे हैं आपको, ये देखो, ये दोनों महिला खेत में काम कर रही है। तो अब देखो, ये सारणी क्या कह रही है कि रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास करा है। परिणाम इस प्रकार से हैं। शिक्षक पुरुष 5 है, महिला 25 है। किसान पुरुष 30 है, महिला 0 है। मिल मजदूर पुरुष 25 है और महिला चित्र में 5 है। नर्स में पुरुष बिल्कुल कम, बिल्कुल 0 है, क्योंकि नर्स पुरुष नहीं होते हैं बल्कि कौन होती है, महिलाएं होती हैं, जो कि 30 पर हैं। वैज्ञानिक 25 5, पायलट 27 30। तो कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। अब ये देखो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके कामों में पौधेरोपण, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। समझ आया? आगे देखिए, रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती है। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती है। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियों और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती, ऐसा मानते हैं लोग। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं, ये सब क्या है, रूढ़िवादी धारणाएं हैं, में विश्वास करते हैं। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान ले। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी ये दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है तो कभी ये हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए
दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती हैं। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए ये कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चे के लिए स्कूल जाना और पढ़ना बहुत के पहुंच के बाहर की बात है या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था और उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता, लड़कियों को अक्सर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी, वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। क्योंकि वे साग नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। आइए हम राज सुंदरी देवी 1800 से 1890 का अनुभव पढ़े, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक अमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। उनकी पुस्तक का क्या नाम है? अमार जीवन। अमार जीवन। राज सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती हैं तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती हैं और विधवा हो जाती। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही शुभ शुभ कर लिखना पढ़ना सीखा। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी। मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया, स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया, मैं चैतन्य भागवत एक संत का जीवन पढ़ रही। देखिए ये उसकी आत्मकथा है। थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ा इसको रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। रुकैया सखावत हुसैन 1880 से 1932 एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिसके पास बहुत ज़मीन थी। यदि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने के लिए रोका जाता। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी तब अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्तान का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडी लैंड के नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड ऐसा स्थान था जहां हम स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की आज़ादी थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडी लैंड में अपनी बहन सारा के साथ यात्रा पर जाती हैं। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न देख रही थी। जैसा कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और सीखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी।
1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, बाद में दिन के समय जब वे रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी सैतनी भागवत आँख छोड़ी हैं, जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वही छोड़कर चले गई। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा लिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वो मेरे हाथ में नहीं देखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी। रास सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राज सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों का विस्तार से लिखा। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था, इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही ले। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, हमारे वर्तमान समय में जो शिक्षा है और विद्यालय वो किस तरह के, देखिए आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती हैं, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के का 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई और शिक्षित लड़कियों और स्त्रियों की संख्या 65%। इनका आशय ये हुआ कि पुरुषों और स्त्रियां दोनों के भी ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गए हैं जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब स्त्री की तुलना में पुरुषों का पद अधिक है, इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। देखिए ये सारणी दी हुई है। इस सारणी में बताया गया है कि स्कूल शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर बच्चे कितने, तो कक्षा 1 से 5 तक लड़के 4.37% और सब लड़कियां 3.88, योग 4.13। ये सब क्या है, ड्रॉप आउट है, जो स्कूल छोड़ देते हैं बीच में। संभवत आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के कारण अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल है, न ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास न हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। नेक्स्ट है महिला आंदोलन। हमारे देश में कौन कौन से महिला आंदोलन हुए हैं, देखिए। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे कानूनी सुधार,
हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन से जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषता इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। अब है अभियान। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिसे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों द्वारा इस बात की कड़ी आलोचना की गई कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव और जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवार को दंडित किया जा सके। नेक्स्ट है जागरूकता बढ़ाना। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों, जनसभाओं के माध्यम से वो अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है। विरोध करना। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके हैं। बंधुत्व व्यक्त करना। न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतों ने अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। हर साल 14 अगस्त को बागा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही हैं। इस प्रकार से यह पार्ट कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।